नमस्कार, प्रणाम, वणक्कम, साधुवाद। सबसे पहले हम अपने अपने सारे भाई-बहनों का स्वागत करते हैं हमारे नए चैनल, नए इनिशिएटिव में जिसका नाम है भारत विचार। तो भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए और आप लोगों के आशीर्वाद से हम इसका शुभारंभ करते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में होगा, भाई ये भारत विचार क्या है सुमित जी? देखिए, भारत विचार है भारत का विचार, भारत का पर्सपेक्टिव, भारत का पॉइंट ऑफ व्यू, भारत क्या चाहता है, भारत क्या सुनता है, भारत क्या सुनाना चाहता है और भारत किस किस को क्या क्या सुनाना चाहता है, उन सब चीजों को हम कवर करेंगे इस मंच से। ये हमारा नेशनल इंटरनेशनल मंच होगा। इसमें हम पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स तीनों विषयों पे अब हम इसको कवर करेंगे और हमारा निवेदन आपसे यही होगा कि आपका हमें पूर्ण समर्थन चाहिए, आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। हम अपने भाइयों और बहनों से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और निवेदन ये है, जितने आपके साथी हैं, जितने आपके मित्र हैं, जितने आपके बंधु हैं, जितने आपके सखा हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, ये लिंक ज़रूर भेजिएगा भाई साहब, बहन जी, और उन्हें ये निवेदन करें मेरी ओर से कि भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका साथ ही हमारे प्रयास को आगे बढ़ाएगा और भारत के विचार को एक इंटरनेशनल विचार या पूरी धरती पे फैलाने का काम करेगा। अब आज का विषय क्या है? देखिए, आज का विषय है, आप सबने सुना होगा, कतार में पीछे हमारे 8 जांबाज नेवी अफसरों के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर किया गया और उनको सजाए मौत सुनाई दी। अब ये क्या है कतार की असली कहानी और आखिर क्यों? ये कतार में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो आपको आइडिया है, पर इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की साजिश क्या है? इसके पीछे का सत्य क्या है? उसका आज हम खुलासा करने जा रहे हैं सुमित पीर शो पे। और देखिए, जियोपॉलिटिक्स में जो आपको चीज़ दिखती है, वो जो चीज़ दिखती है वो ऊपर होती है। इट्स लाइक द टिप ऑफ आइसबर्ग, जैसे कहते हैं ना, आइसबर्ग जो होता है 10% दिखता है, 90% नीचे होता है। अगर 10 मीटर की ऊंचाई है तो 1 मीटर दिखेगा, तो मान लीजिए 9 मीटर नीचे है। ठीक उसी प्रकार से, उसी प्रकरण से जियोपॉलिटिक्स चलता है और इसी चीज का हम आज आपके सामने खुलासा करने वाले हैं। कतार की कहानी शुरू होती है जब हमारे काफी लोगों को निवेदन किया गया था, उन्हें आमंत्रित किया गया था एक प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी दारा कंसल्टिंग के माध्यम से, आप आइए, आप कतार जो अपनी नेवी बनाना चाहता, आप उसमें हमारा सहयोग कीजिए। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो जिसको ये कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब आप जानते हैं, ये नेवी वगैरह वाली चीजें जो होती है, हाईली टेक्निकल चीजें होती है भाई, उसमें मेरे जैसा व्यक्ति तो कुछ कर नहीं पाएगा ना, शायद आप में से 99.9% लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें डोमेन एक्सपर्ट्स, यानी कि जिनको इस चीज की जानकारी है, जिन्होंने ये चीज किया है, जिनका कीर्तिमान, जिनके क्रेडेंशियल बहुत ऊंचे हैं, उनको इस चीज के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि उनकी एक्सपर्टीज, जो उनका अनुभव है, उसका फायदा उठाया जाए। तो धारा कंसल्टिंग क्या करती है? धारा कंसल्टिंग नेवी के एक्स अफसरों से, भारतीय नेवी के एक्स अफसरों से बात करती, कहती देखिए साहब, ऐसा एक कार्यक्रम है, कतर में हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वहां हमें ये काम करना है। और यहाँ ये चीज आप देखिएगा, भारत कतर की मदद कर रहा था, हम कतर की मदद कर रहे थे उनका, उनकी नौसेना बनाने में। हमें आमंत्रित किया गया था, हमें वीजा दिया गया था, हमारी जांच पड़ताल हुई थी, हमसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके पैसे तय हुए थे, हर चीज हुई थी। ये कोई हमारे अफसर वहां ऊंट पे बैठ के नहीं घुसे हैं, कोई पानी के रास्ते तैर के नहीं गया, कोई पैराशूट से नीचे नहीं कूदा। पहले इस चीज को समझिए, जब इन अफसरों को कॉन्ट्रैक्ट, जब इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता, अफसरों को हायर किया जाता, अफसर कतर जाते हैं। अब आप जानते हैं, पासपोर्ट, वीजा, जांच, उनका नेवल रिकॉर्ड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, इंटरव्यू का प्रकरण, जाहिर सी बात है कि कतर के कुछ लोग इस इंटरव्यू प्रकरण में होंगे, एम्बेसी होगी, वीजा मिला होगा। और जब ऐसे चीजों के लिए लोग जाते हैं तो एक एक जग जाहिर सी बात है मेरे भाई, उनकी जो खुफिया एजेंसी है, उनके जरिए जांच जरूर होती है। वहां की जो सीबीआई आईबी, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी करे, वो जरूर जांच करेगी। तो वहां के शासन प्रशासन ने हमारे इन व्यक्तियों की जांच की होगी। उन्होंने कहीं जो उनके कॉन्टैक्ट, उनसे रिपोर्टें भी मंगाई होगी, भाई एक व्यक्ति है, एक कोई सी, क्या ये क्लियर्ड है, क्या इसके खिलाफ कोई आरोप, कोई ऐसा पीछे बैगेज तो नहीं है जिसके कारण वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बने। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है।
जब ये चीजें बिल्कुल सिद्ध की गई तब उनको वीजा दिया गया, तब वो कतर गए, बादशाह गए, बाय परमिट गए। ठीक है साहब। कतर गए तो एक बार क्या होता, अचानक अचानक आप देखिए जियो पॉलिटिक्स में हर एक के तार हर एक से जुड़े। आप जानते हैं कतर दुनिया में 40 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों को समर्थन करता है। आप जानते हैं दुनिया में हर भाई छोटा बड़ा आतंकवादी संगठन अपना दाना पानी कतार से लेता है। आप जानते हैं कि कतार को इस चीज का अहंकार है, दुनिया का 70% नेचुरल गैस उनके पास है और उनकी आबादी केवल है 30 लाख, 30 से 35 लाख, और जीडीपी है 330 बिलियन, यानी कि जो उनका जीडीपी जो पाकिस्तान के जीडीपी के ज्यादा है। आबादी 35 लाख की और जीडीपी कितना साहब, 300 बिलियन, और पाकिस्तान का जीडीपी 300 बिलियन पर आबादी 25 करोड़। तो ये आप समझिए यहाँ डिफरेंस, जो पर कैपिटा इनकम में आपको कतर बहुत ऊपर दिखाई देता है, दुनिया में तीसरे नंबर पे दिखाई देता। भ्रांति ये है, भ्रम ये है कि कतर के पास साहब बहुत पैसा, बहुत बड़ी महाशक्ति है, बहुत पैसे वाला देश है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहली आप बात समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हर पांचवा व्यक्ति कतर में जो काम करता है वो भारतीय मूल का है। उनकी फैक्ट्रियां, उनका बिजली, उनका पानी, उनका जो भी चलने वाला काम है हमारे देश के लोग चलाते हैं। कतर में पानी भी पीने का नहीं है, दुनिया में सबसे बड़े 2 या 3 जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, यानी कि जो समंदर का पानी लेके उसे पीने का पानी बनाते हैं, वो कतर में है। कतर में पर व्यक्ति जो पानी की खपत है वो दुनिया में हाईएस्ट है, दुनिया में हाईएस्ट है, जबकि उनके यहाँ कोई पानी नहीं है। ये है कतर की कहानी। और कतर के आप राज परिवार की बात देखिए, जिसको बनना था उसको नहीं, वो नहीं बना। जो अभी कतर का सल्तनत सुल्तान या बादशाह या अमीर है, वो किसी और बीवी की संतान थी। तो ये पैलेस इंट्रिग जो कहते हैं, पैलेस की साजिश, पैलेस की साजिश हुई, किसी का सट्टा चला, किसी का नहीं चला, जिसको बनना था वो नहीं बना और जिसको नहीं बनना था वो बना। और अब आप जानते हैं कि कहावत होती है कि अ, क्या बोलूं, आप तो खुद ही समझ गए होंगे। तो नया नया डैश डैश ज्यादा बकरे में घी डालता है। चलिए बता देता हूँ, एक कहावत है, नया नया मुल्ला बकरे में ज्यादा घी डालता है। तो अब ये जो न बनने वाला बना, तो ये उससे भी ज्यादा कट्टर बन रहा है, जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस्लाम जहाद वहाब, ये सब प्रक्रिया चलती रही। हुआ क्या अब आगे, अब होता क्या है, कतर के संबंध हर मलेशिया, हर आतंकवादी संगठन से है। कतर का संबंध कहीं ना कहीं पाकिस्तान के से भी है। कतर का संबंध कहीं ना कहीं ईरान से भी, क्योंकि इनकी सऊदियों से नहीं बनती। ये वर्चस्व की लड़ाई है मिडल ईस्ट में, तुम बड़े या हम बड़े, हमारे पास भी पैसा, तुम्हारे पास भी पैसा, हम बड़े हैं जी। अब देखिए, अमेरिका का एक बहुत बड़ा एयरबेस और नेवल बेस कतर में, इसीलिए फीफा वर्ल्ड कप भी कतर को दिया गया। अब फीफा वर्ल्ड कप के उन्होंने स्टेडियम बनाए, ये बनाए, कम से कम हमारे 2,500 भारतीय मूल के लोगों की मृत्यु हुई इन ह्यूमन कंडीशंस। तो मतलब कुछ हजारों लोगों का खून लगा है कतरियों के हाथों पे, ये एक वास्तविकता है, इससे हम इसको हम नकार नहीं सकते। तो जब ये प्रकरण चला भाई, ये सब चलता रहा, तो वेस्ट का अच्छा खासा दबदबा, अच्छा खासा पेट्रनेज है कतर को, ये भी आपको समझना पड़ेगा। पर कतर की इंक्लिनेशन का ईरान से, पाकिस्तान से दुश्मनी, किससे दुश्मनी है साहब, सऊदी अरब से। आपने पहले देखोगे एक प्रकरण हुआ था जहां हमारे राव के अफसर श्री कुलभूषण यादव जी को ईरान में किडनैप किया गया और उसको पाकिस्तान लाया गया, पर जिसने ये किडनैपिंग की वो तो ऊपर निकल गया, उसको तो हमने ऊपर भेज दिया, डबल एजेंट था ईरान और पाकिस्तान। अब एक वो भी नेवी के अफसर थे, उन्हें फंसाया गया, उनसे जबरदस्ती कन्फेशन निकलवाया गया, मैं रॉ का एजेंट हूं, मैं रॉ के लिए काम करता हूं, मैं रॉ का काम करता हूं, ये चीजें जबरदस्ती निकलवाई गई। अगर आप वो वीडियो देखेंगे कुलभूषण यादव जी के कन्फेशन को, उसमें 27 कट, तो यानी कि वो कट 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 कर कभी इतना हिस्सा, कभी इतना हिस्सा लगा लगा के वीडियो बनाया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान की जो खिल्ली उड़ी है, जो धज्जियां उड़ी है पाकिस्तान की, आपने देखा। अब साहब अचानक क्या होता, अचानक एक दिन कतर की पुलिस आती है और इन सबको घरों से उठा के ले जाती है रात के समय, और उठा के इनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट, सॉलिटरी कंफाइनमेंट का मतलब है जहां आप उस जेल की सेल में या उस जेल में आप अकेले व्यक्ति हैं, जहां आपको वहां रखा जाता है, कोई आपके साथ नहीं है। इनको प्रॉपर वकील, जैसे लीगल एक्सेस कहते हैं, लीगल एक्सेस नहीं मिला। भारतीय जो जो हमारे भारतीय दूतावास है उनको इनका एक्सेस नहीं दिया गया, काफी हल्ला हंगामा मचा, कुछ एक्सेस दिया गया, कुछ बताया गया, छुपाया गया। अब आरोप क्या है ये कोई नहीं बता रहा, क्यों उठाया ये क्यों नहीं, कोई नहीं बता रहा, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में क्यों डाला ये कोई नहीं बता रहा, हमारे दूतावास के अधिकारियों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा ये कोई नहीं बता रहा, और उनको लीगल रेमेडिया क्यों नहीं दी गई ये कोई नहीं बता रहा, चार्जशीट नहीं है कहीं। अब आप जानते हैं कि कतार में भाई साहब कंगारू कोर्ट है, वो मतलब वो बिल्कुल मुल्लाना मौलाना वाले कोर्ट। अब
ये चलता गया भाई ये जासूसी कर रहे हैं, ये एस्पेनॉश इनकी जासूसी का इन पे आरोप लगा। अब पहले ये क्लैरिटी नहीं थी किसकी जासूसी, कैसी जासूसी, किसकी जासूसी कर रहे थे। तो ये काम चलता रहा। तो यहाँ कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे फँसाने का तरीका, मॉडस ऑफ ऑपरेंडी बिल्कुल पाकिस्तान के आईएसआई से मिलती है, जो उन्होंने कुलभूषण यादव जी के केस में किया था, वही प्रक्रिया, वही प्रकरण यहाँ किया जा रहा है, उनके साथ भी यही हुआ था। अब क्या हुआ गया? अब कतार को लगा यार इन लोगों को मैं स्ट्रैटेजिक लेवरेज, डिप्लोमेसी में एक वर्ड होता है स्ट्रैटेजिक लेवरेज, यानी कि अगर मैं इनको अपने पास रखूं तो मैं इनके इनको सामने रखते हुए भारत से कुछ नेगोशिएट कर सकता हूँ। आपने देखा होगा नुपुर शर्मा जी के चक्कर में कतर ने कितनी बेहूदगी दिखाई, पर तब जरा कुछ काम और था, तब हमारी कतर पे डिपेंडेंस जो गैस की थी करीब 45% थी, अब हमारी डिपेंडेंस 20% से भी कम है। आपने कल देखा होगा हमारे मंत्री जी हरदीप सिंह पुरी साहब ने मोजाम्बिक में एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस का कारखाना इनॉग्रेट किया, जिससे हमारी 20-25% डिपेंडेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और भी डिपेंडेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक जियोपॉलिटिकल एक घटना होती है। आपको याद होगा 5-7 दिन पहले अचानक एक अनाउंसमेंट होता है कि मियाँ नवाज शरीफ, शरीफों का शरीफ, बदमाशों का बदमाश नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान, और उसके सारे खून माफ। मैंने तब एक चैनल पे एक वीडियो किया था, समझाया था नवाज शरीफ को क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है। नवाज शरीफ को बेसिकली 9 महीने के डिप्टेशन पे लाया गया। मोदी जी को मोदी जी को मतलब नवाज शरीफ को मोदी जी के सामने रखा जाएगा और बोलेगा मोदी जी अब बात करें। और ये चक्कर चलाया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, पाकिस्तान से हम मित्रता कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो, और वहां आसिम मुनीर आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सीज फायर वायलेशन कर रहा है। यहाँ से पूरे जहादियों को इन्फिल्ट्रेट करने का काम हो रहा है। टंगदार की बात करें, अपोजिट नीलम वैली, 50 से 100 जहादी साहब तैयार है, कभी भी इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे यहाँ पे। रोज उनको लाने की फायरिंग कॉस्ट लाने के लिए सीज फायर वायलेशन हो रही है। हमने वहां जाके 3 जाके लॉन्च पैड उड़ा दिए। यहाँ पाकिस्तान का नाम आ रहा हमास के समर्थन में। पाकिस्तान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना का नाम आ रहा है। यहाँ पाकिस्तान वहां भी बदनाम हुआ। यहाँ पाकिस्तान ने असला भेजा यूक्रेन को, वहां भी उसका नाम आ गया। पाकिस्तान का असला डार्क वेब पे बिक रहा है, $800 में C4 बिक रहा है। ये भी जग जाहिर सी बात है। तो पाकिस्तान पे साफ पड़ रहा प्रेशर। अब पाकिस्तान को पता अगर कंट्री को टूटने से बचाना, भाई वेस्टो में इंटरेस्टेड है नहीं, चाइना मुझे डम कर चुका है, बाकी मुझ में कोई कंट्री इंटरेस्टेड नहीं, मुझे किसी भी तरह से हिंदू और हिंदुस्तान का पैसा चूसना है। और बड़ी साजिश ये नहीं है पैसा, ये तो खैर उनका माले गनीमत तो उनका हक ही है भाई, ये तो किताब में लिखा माले गनीमत हक है। अब बड़ी साजिश क्या है, नवाज शरीफ को क्यों लाया गया, 7 खून क्यों माफ किए? देखिए जैसे नवाज शरीफ को पिक्चर में लाया जाता है तो बोलेंगे मोदी जी आप बात करो, और इनका जो आईएसआई के यूट्यूबर है और जो आईएसपीआर की पूरी मशीनरी साहब ये जुड़ी, मोदी जी आएंगे, बात होगी, नवाज शरीफ मोदी जी की दोस्ती है, अब रिलेशन नॉर्मलाइज होगी, अब ट्रेड खुलेगा, अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान कॉरिडोर बनेगा। मतलब जहादियों की, मतलब क्या कहते हैं ना उसे, जहादियों की सोचने की सीमा भी पतंग की तरह है, जो भी वो भी बिना डोर कटे, मतलब कहीं भी जाए, जहां हवा है वहां निकल जाए, वैसे कॉरिडोर बन गया। अब इसमें एक पेच है। अब मोदी जी बोलते हैं भाई मैं तो बात नहीं करता। क्यों? देखिए अगर मोदी जी बात करेंगे नवाज शरीफ से तो क्या होगा, 2-3 चीजें। हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध अच्छे, यहाँ पूरा आईएसपीआर का ब्रिगेड और हमारे यहाँ के कुछ लोग जो 2.5 एनमी की कैटेगरी में आते हैं। 2.5 मतलब समझ गए ना आप, चाइना 1, पाकिस्तान 1, 0.5 जो यहाँ रहता है। मुल्ला मोदी, मौलाना मोदी, मोदी बिक गया, मोदी झुक गया, 56 इंच की छाती कहाँ गई, पाकिस्तान से क्यों रिलेशन ठीक कर रहे हो, फिर सीज फायर वायलेशन हो रहा तुम क्या कर रहे हो, पुलवामा तुमने करा, तो ये पूरा एक कनान निकलेगा और हिंदुओं के वोट बैंक को तोड़ने की साजिश होगी। देखिए वोट बैंक को कैसे तोड़ा जाता है, वोट बैंक को जो कबाल तोड़ता है, देखिए कैसे तोड़ेगा। एक तो है कि मोदी जी पे आरोप लगा के वो दैट विल नॉट स्टिक, वो टिकेगा नहीं। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ब्रदर, कि मोदी जी पे इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दो, इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दो कि वो एक्सपेक्टेशन मैच ही ना हो। जैसे आप में से काफी लोग आपको बोलेंगे कि यू आर 5th क्लास सिटीजन इन योर ओन कंट्री, 8th क्लास, 10th क्लास सिटीजन, उसमें किताबें लाइक की जाएगी। और ये ऐसे लोग हैं जो 2019 तक अब मोदी के विरोध में आर्टिकल लिख लिख के अपनी दाल रोटी चलाते थे। 2019 में मोदी जी जीत जाते तो इनकी दुकान, इनके रिकॉर्ड पलट जाते। चलिए हम उसमें नहीं जाते, वो विषय नहीं। तो
अब मोदी जी को कैसे मजबूर किया जाए वो नवाज शरीफ से मिले, क्योंकि अगर मोदी जी नवाज शरीफ से मिलते तो 5 से 7% हिंदू वोट को बहला के, फुसला के, कंफ्यूजन करके, डिसोनेंस ला के हटा दिया जाएगा। अगर 7% वोट हिंदुओं का हटता है तो इम्पैक्ट आएगा 14%। ये बहुत है इलेक्शन को डुबाने के लिए, बहुत है इलेक्शन को खत्म करने के लिए। अब इलेक्शन को खत्म करना कौन चाहता, मोदी जी ना जीते? आईएसआई, चाइना, डीप स्टेट और सीआईए का भी एक फैक्शन है जो चाहता मोदी जी ना जीते। इन सब की मंशा है कि मोदी जी ना जीते। अब हुआ क्या? अब पहले प्रकरण में नवाज को अप्लाई, पर मोदी जी मिले ना मिले हमारी मर्जी, नहीं मिलते भाई तुमसे। अब मैंने आपको एक अपने एक हमारा एक मेरा एक प्रोग्राम था, तो मैंने उसमें आपको कहा था कि ये यूएई वालों को जरूर यूज किया जाएगा, यूएई वालों को जरूर भाई साहब यूज किया जाएगा। अब क्या होगा? जैसे ये खबर आती है थर्सडे रात, ये 1 साल से मसला जो है ठंडे बस्ते में कुछ नहीं हुआ। थर्सडे रात को एक खबर ब्रेक की जाती है, एक कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत सुनाई दी। अब सजाए मौत कैसी होती है भाई कतर में? सजाए मौत होती है भाई फायरिंग स्क्वाड, आपको फायरिंग स्क्वाड के सामने रखा जाता और गोलियों से बूंदा जाता। और आप कौन है? आप हमारे नेवी के 8 डेकोरेटेड ऑफिसर, यानी कि जिन्हें अवार्ड, जिन्हें तमगे, जिन्हें बहुत बड़े बड़े अवार्ड और पदक मिले फॉर देयर एग्जाम्पलरी वर्क, ये वो अफसर है। अब क्या होगा? तो हम हमारी राजनीति क्या करेगी, हमारा डिप्लोमेसी क्या करेगी? हमारी राजनीति, हमारी डिप्लोमेसी सऊदियों से बात करेगी, यूएई से बात करेगी, बहरीन से बात करेगी, एमआरएस से बात करेगी। और अब आएगा एंगल। एंगल क्या आएगा? कोई ना कोई मोदी जी को ये बोलेगा, सर आप ऐसा करें ना, हम तो आपका समर्थन देने को तैयार है, पर ये कतर वाले कह रहे हैं ये जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए। अब आप बोलेंगे अरे रुको रुको रुको, यार ये इसराइल कहाँ से आ गया? ये इसराइल कहाँ से आ गया? अब तक तो इसराइल का नाम ही नहीं था। भाई स्टोरी में यही तो ट्विस्ट है। इसराइल का मतलब है इस्लामिक वर्ल्ड में लाइसेंस टू किल। आप देख रहे हैं हमास पैलेस्टीन में क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना आप? तो इसराइल का नाम लेते अगर आप इन लोगों को, इन बेगुनाहों को मौत के घाट उतारते तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई एक उंगली तक नहीं उठाएगा, छोटी उंगली भी नहीं उठाएगा। ये आपने क्यों कि क्यों यहूदियों के लिए भाई ये जासूसी कर रहे थे? मैं बताता हूँ, भारतीय नौसेना का अफसर चलिए भारत के लिए जासूसी करेगा तो मैं 0.1% के लिए मान भी लूँ, एक संभावना है 0.1%। पर वो इसराइल के लिए जासूसी क्यों करेगा? इसराइल के मोसाड की कम एसेट है तुम्हारे यहाँ, इसराइल के भारतीय नौसेना के अफसरों के दम पे चलता है। अब तक इसराइल ने तुम्हारी इतनी बार तुम्हें ठोका, तुम्हारी वाट लगाई, तब क्या भारतीय उनके लिए जासूसी करते थे? अभी हमस के एक एक लीडर को उसके घर में से निकाल निकाल के मारते हैं। यहाँ गाजा पट्टी में भी भारतीय जासूसी कर रहे हैं। इसराइल का नाम इसलिए लिया गया ताकि पूरे मुसलमान वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड का समर्थन मिले। और आप ये देखिए, किसी भी इस्लामिक कंट्री ने इसका विरोध नहीं किया है। किसी भी इस्लामिक कंट्री ने इसका विरोध नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने ये भी नहीं कहा भाई ये इसराइल कहां से आ गया, अब तक तो इसराइल की बात ही नहीं थी। अब अगर इन अफसरों को एग्जीक्यूट किया जाएगा फिर वही होगा, मोदी जी आपकी 56 इंच की छाती कहाँ गई, आपने मुसलमानों से दोस्ती की कहाँ गई, आपकी यूएई में इतनी दोस्तियां थी, इतना आपका वर्चस्व था कहाँ गया, कतर जैसे छोटे मुल्क से आप दब गए, नुपुर शर्मा जी के केस में आप दब गए, अभी आप दब गए, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। ठीक है, अब फिर क्या बोला जाएगा मोदी जी को? मोदी जी देखिए, कतर वालों का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है, आपका भी है, तो ऐसा क्यों ना करें, आप एक नवाज शरीफ से मिल लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो पैलेस्टीन और गाजा जैसी परिस्थिति हो रही है वो इंडिया और पाकिस्तान में परिस्थिति हो, क्योंकि वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड वन मोर वॉर, दैट टू विद न्यूक्लियर पावर्ड नेबर्स। जबकि उनके पास न्यूक्लियर बम अब रहा नहीं, बट टेक्निकली दे आर न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर्ड नेबर्स में ऐसा ना हो, ये हम चाहते हैं, इसके लिए हम चाहते हैं हम नवाज शरीफ से मिले। अब इन लोगों को डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली एक बार्गेनिंग चिप लगा, बार्गेनिंग चिप मतलब कि पे इनकी जान पे या इनकी गर्दन पे बंदूक रख के या छुरा रख के मोदी जी से कह रहा आप बात करो। अगर मोदी जी नवाज शरीफ से बात करते वो पिक्चर आती है तो डेफिनेटली यहाँ का कबाल एक्टिवेट होगा, इंटरनेशनल कबाल एक्टिवेट होगा, सब कबाल एक्टिवेट होंगे। आइडिया नवाज को लाने का या इन अफसरों को अचानक सजाए मौत देने का एक ही है, मोदी जी की नवाज शरीफ से मीटिंग करानी है और ये दिखाना है मोदी झुक गया, मोदी डर गया, मोदी घबरा गया, 56 इंच की याचिका आ गई, पुलवामा इसने कराया। और यहाँ से कड़ी जोड़िएगा, सतपाल मलिक साहब जो है हमारे, वो रोज एक नया नया इंटरव्यू दे रहे हैं और आजकल तो वो इंटरव्यू श्रीमान राहुल गांधी जी को दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारी गलती से हुआ। तो मतलब अगर आप पूरी जियो पॉलिटिक्स की कड़ियां जोड़ेंगे, तीनों कड़ियां जोड़ेंगे, और ये तीनों कड़ियां एक ही हफ्ते में हुई है साहब, एक ही हफ्ते में हुई, तीनों कड़ियों को जोड़िए, अब आपको समझ आया अचानक सजाए मौत क्यों सुनाई गई, इसराइल क्यों आया गया, और सजाए मौत कब सुनाई जाती है? थर्सडे रात को, फ्राइडे और सैटरडे को वहां सब छुट्टी होती है साहब।
और ये जो एग्जीक्यूशन है ये कब होते हैं? ये एग्जीक्यूशन होते हैं साहब फ्राइडे को, जुम्मे के दिन। मेरे को उस दिन डर ये लग रहा था अगर कल तक उन्होंने एग्जीक्यूशन कर दिया, हमारे लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक समस्या और बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल समस्या खड़ी होगी। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू, इन लोगों को एज बार्गेनिंग चिप यूज किया जा रहा है मोदी जी पे प्रेशर बनाने के लिए। पर एक हमारी होम मिनिस्ट्री से विज्ञप्ति आई थी, इस चीज को कॉन्फिडेंशियली हैंडल किया जा रहा है। अब वो क्या है क्या नहीं है उसका हमें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, अगर है भी तो आप जानते हैं अगर हमारी सरकार ने कहा वो कॉन्फिडेंशियल है तो हमारे लिए सर आंखों पे हमारा तो वोट छिले, हम तो एक वक्त भी नहीं बोलेंगे, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि आप समझे नवाज शरीफ का आना, सतपाल मलिक का इंटरव्यू, इजराइल का एंगल, आके थर्सडे रात को सजाए मौत देना, ये सब मिले हुए हैं। कहीं पे भी कहीं पे भी किसी का भी बहाना है, मोदी पे और 2024 पे निशाना है। आप हम सबको इन साजिशों से बचना है और बचना है अंदर के गद्दार से। याद रखिए एक कहावत है, एनिमी एजेंट्स डू नॉट लुक एलियन, एनिमी एजेंट्स डू नॉट लुक एलियन। बाहर वाला तो भाई देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, जो आप और हम जैसा है और हम जैसा बनता है, दिखता और दिखने का आड़म कबर करता है। रावण से तो आप निपटिएगा, मेघनाथ से भी निपटिएगा और दुर्योधन या दुशासन सबसे निपटेंगे। पर ये जो कपटी कालनेमी है, इससे कैसे निपटता है? कपटी कालनियों को कैसे पहचानना और कैसे उनकी साजिशों को निष्क्रिय करना है, आज हमारे लिए चुनौती ये है। और जाते-जाते आपको एक चीज़ बता दूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2024 का इलेक्शन ये तय करेगा 1000 साल की उन्नति या 1000 साल की गुलामी। इसका फैसला आपको करना, मेरे को करना, हमारे सब भाई-बहनों को करना है। और आज के वीडियो का सिर्फ़ और सिर्फ़ ये उद्देश्य यही है, आपके सामने साजिश रखी जाए ताकि आप और हम मिल के उनकी साजिशों को, उनके षड्यंत्रों को निष्क्रिय कर लें भारत के हित में, भारत माँ के हित में। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद, वंदे मातरम और हर, 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 हर महादेव।